स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में जो एंड हुआ, लास्ट चैप्टर में जो एंड हुआ है, वहां पे हमने देखा कि टैक्सोनॉमी एंड हायरार्की, क्लासिफिकेशन, इनके टर्म्स आपने देखे। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, क्या पैरामीटर लेने चाहिए, लिए गए थे, इस तरीके का हिंट एक आपको वहां पे ऑलरेडी मिला हुआ है। ओके बच्चा, अब जस्ट उसी को अप्लाई करके उसी के एप्लीकेबल फॉर्म में आपको फोकस होके क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को देखना है। एज यू कैन सी हियर कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या कवर होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर, उसी को आपको डिटेल में देखना है, जिसमें किंगडम मोनेरा आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजाई आएगा, प्लांटे आएगा, एनिमेलिया ही आएगा। ओके, देन वायरसेस, विरियोड्स एंड लाइकेन, ये दोनों अपने आप में नेक्स्ट चैप्टर है, प्लांटी एंड एनिमल किंगडम। इस यूनिट के नेक्स्ट 2 चैप्टर में आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ने हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन रहेंगी थोड़ी। फिर आपको फोकस किस पे करना है, मोनेरा यहाँ पे फोकस कंप्लीट हो जाएगा, फंजाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रोटिस्टा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एंड अबाउट द वायरसेस, विरियोड्स एंड लाइकेन, जिनको की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखो, जहाँ पे मार्किंग कहेंगे वहां पे मार्किंग करना। Since the dawn of civilization, जब से civilization स्टार्ट हुआ, there have been many attempts to classify living organisms. जो diversity of living organisms है, उसको classify करने के लिए कई बार attempt लिए गए, कई बार कोशिशें की गई। It was done instinctively, not using criteria that were scientific. स्टार्टिंग में ऐसे क्राइटेरिया नहीं यूज किए गए होंगे जो कि साइंटिफिकली होंगे, बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। ये मैंने तुम लोग को बताया है बेसिक लेक्चर में कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन बनते ही, पहले ह्यूमन आते ही उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। पहले वो अपना रहना, खाना, खाना, कपड़ा, इसका अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद उनका गांव शहर बसेगा, रहने का इंतजाम होगा, अच्छी खासी लाइफ चलने लगेगी, ठीक है, देन वो स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्चर्स ऐसे शुरू शुरू में नहीं आ गए। तो इनिशियली जो लेमैन लोग थे, जो सिविलाइजेशन को जिन्होंने स्थापित किया टाइप्स हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, वो अगर क्लासिफाई करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू उनके यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि लॉयन, फर्स्ट टाइम लॉयन को देखा होगा तो फर्स्ट टाइम नहीं डरे होंगे, लेकिन लॉयन ने जब अटैक किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने वो नोटिस किया होगा कि वो लॉयन के अटैक करने से एक बंदा मर गया। ओके, फिर उसके पास अगर दूसरा जाएगा तो उसको भी वो हार्म पहुंचा सकता है। तो इससे क्या हुआ, जो लोग बचे वो लॉयन को समझ गए कि दिस इज वाइल्ड एनिमल एंड इससे दूर रहना। ओके, सेम वे में काऊ, गोट, इनसे उनको फूड मिल रहा था, मिल्क मिल रहा था, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये वाइल्ड नहीं है, इनको हम एज अ फूड सोर्स इनको अपने पास पेट एनिमल की तरह रख सकते हैं, इनकी देखरेख करेंगे तो हमें फूड जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते रहे। ठीक है, फिर केव वगैरह में रहना तो शेल्टर हो गया, पत्तियों को, छाल को लपेट के रहना, क्लोथिंग सिस्टम आ गया, फिर धीरे धीरे उससे आगे फायर वगैरह का सब चीजें हैं। तो खैर, हम बेसिक ये समझ रहे हैं कि उस टाइम क्लासिफाई करना कोई साइंटिफिक रीजन से नहीं था, वो डिस्टिंग्विश करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यूज, एज पर यूज। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, was the earliest to attempt, अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, उन्होंने ही सबसे पहला अटेम्प्ट किया कि क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अ मोर मतलब कंपैरेटिव टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, उससे कंपैरेटिवली उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक अप्रोच लिया फॉर द क्लासिफिकेशन। बट अंडरलाइन करना, he used morphological character to classify plants into trees, shrub and herb. आपको सबको पता होगा ट्री क्या होता है, श्रब क्या होता है एंड हर्ब क्या होता है।
ओके इस तरीके से उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अब सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसकी हाइट आ जाएगी, प्लांट की हाइट आ जाएगी बेसिकली, कि कितने छोटे हैं, ठीक है, एकदम क्रीपरी प्लांट हैं या झाड़ी जैसे प्लांट हैं या लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जनरल मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल फीचर, बाहरी रूप रंग, रूपरेखा जो दिख रही है उसकी, वो हो गई उसके एक्सटर्नल फीचर। ओके क्लियर है, ठीक है। टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrub and herb. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. एक जिनमें ब्लड दिख रहा है रेड कलर का, कट हो रहे हैं तो ब्लड निकलता है, एक ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी होगी, फिर कुछ ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी होगी जिनमें ब्लड नहीं है। ओके समझ में आई बात? तो बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं आ रहा है। देन आप देखो लीनियस आए, लीनियस वही है जो आपका टेक्सोनॉमी के फादर है और टेक्सोनॉमी को दिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिए, वही लीनियस है, कार्ल वॉन लिन, ठीक है। अच्छा लीनियस के बारे में मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि लीनियस, जब आप कैरोलस लीनियस बोलते हो वो 2 वर्ड नेम है, ठीक है। कैरोलस लीनियस आप बोल रहे हो तो वो 2 वर्ड है, लेकिन एक्चुअली में उनका नेम क्या था, कार्ल वॉन लिन। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम दिया तो उन्होंने अपने 3 वर्ड के नेम को, यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 वर्ड के नेम को 2 वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कैरोलस लीनियस हो गए। पहले उन्होंने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया, अपने 3 वर्ड के नेम को 2 वर्ड का नेम किया, एंड देन उन्होंने टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। इन लीनियस टाइम, लीनियस के टाइम में अ 2 किंगडम सिस्टम, देखो मिनिमम क्लासिफिकेशन क्या होगा, 2 किंगडम ही हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 1 तो कभी नहीं हो सकता, क्लासिफाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 ग्रुप बनेंगे बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में विद प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके पहला अरिस्टोटल ने भी क्या दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया, 2 ही कैटेगरी दी, 2 किंगडम्स दिए। लिनियस ने क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया 2 कैटेगरी ही दिए। was developed that included all plants and animals respectively. कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं क्लियर हो, ठीक है। सिंपल अभी कहानी चल रही है कि हाँ उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ऑब्वियसली फंजाई का स्ट्रक्चर तुम देखो वो बाद में रिपोर्टेड होगा, ठीक है। माइक्रोब्स तो अभी दिख ही नहीं रहे होंगे, माइक्रोब्स की बात ही नहीं कर सकते। तो एक जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम फॉलो हो रहा था उसमें मेनली प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया जा रहा। ओके नाउ दिस इज क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लेना। लीनियर सिस्टम जो है, लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज 2 किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। इसमें अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिस पे उसको अलग किया जाए, पहला पॉइंट ड्रॉबैक है ये। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, नो टॉक अबाउट द सेलुलरिटी, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर सिंगल सेल का है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, तो एल्गी को, फंजाई को, यूनिसेलुलर को, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मतलब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इन सारे टर्म्स की कोई बात नहीं हुई है, और इसकी जब तक बात नहीं होगी तब तक यू कांट क्लासिफाई। ओके आप ये बहुत बेसिक्स हैं, आज के डेट में आप जानते हो कि आप पहला, सबसे पहला पॉइंट ही ये देखते हो कि वो सेल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, क्लियर। फिर ग्रीन एल्गी, फंजाई, ये तो बहुत इनिशियली नहीं देखते, लेकिन हाँ ठीक है कि आप जब बेसिक्स देखते हो तो ऐसे प्लांट जो कि प्लांट जैसे स्ट्रक्चर के नहीं दिख रहे हैं, ना वो ट्री में आएंगे, ना श्रब में आएंगे, ना हर्ब में आएंगे, लेकिन दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर थैलॉइड, थैलस बोलते हैं, उनकी प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं। थैलोफाइटा में आते हैं वो। डायरेक्ट आपसे कभी थैलोफाइटा पूछे तो आप उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे एल्गी भी आती है, फंजाई भी आती है।
ओके, एंड ब्रायोफाइटा भी आते हैं, नोट कर लो कहीं पे। तो जो लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इस तरीके की कोई भी बात अभी तक मेंशन नहीं की गई थी। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया, प्लांटी, वॉक एंड ईट, स्टे इन प्लेस एंड फोटोसिंथेसिस, इतनी छोटी छोटी बातों को लेके क्लासिफाई कर दिया गया कि हाँ ये सारे प्लांट होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले एनिमल हो। क्लियर है बेटा? कॉर्लिनियस 1758, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, क्लियर है? Classification of organisms into plants and animal was easily done. थोड़े से तो पैरामीटर देखे तो इजिली हो ही सकता है वो, एंड was easy to understand. कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी आई ही नहीं, कुछ ही पैरामीटर आपने देखे. But a large number of organisms did not fall into either category. अगर आज की डेट में आप देखें तो प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल और फंजाई बैक्टीरिया हैं जिनको कोई भी स्थान नहीं मिला, कोई भी पोजीशन नहीं मिला. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics. अगेन एमसीक्यू है बेटा, सब मार्क करना. सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, वॉल मतलब सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. चलो एक क्वेश्चन बताओ. टैक्सोनॉमिकल स्टडी इन विच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टेक्स प्लेस इज नोन एज. क्या कहेंगे ऐसे टैक्सोनॉमिक स्टडी को जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपोर्ट किया जाएगा बेटा? सिस्टमैटिक्स. वेरी गुड, करेक्ट. यस करेक्ट, है ना? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आगे फर्दर और क्लासिफाई करने के लिए और जो ऑर्गेनिज रह जा रहे हैं उनको प्रॉपर प्लेस देने के लिए हमें कुछ और फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टडी करना होगा. दैट इज सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, वो कहाँ रह रहे हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम. Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time. धीरे धीरे फिर इसमें काफी सारे changes आते गए, हर साइंटिस्ट आते गए और उसको modify करते रहे. Though plant and animals kingdom have been a constant under all different system. अभी आगे 3 kingdom classification भी देखेंगे, 4 kingdom classification, 5 kingdom, 6 kingdom classification तक जाएंगे. लेकिन सभी में आप देखोगे प्लांट और एनिमल किंगडम रहेगा ही रहेगा. तो ये जो इनिशियली डिस्कवर्ड हुए थे उनको एक कांस्टेंट प्लेस मिल गया, लेकिन उनमें से ही ऑर्गेनिज को निकाल के सेपरेट करते जा रहे हैं और एक नया नया किंगडम बनता जाएगा. ओके, जिसमें प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजाई आएगा, मोनेरा आएगा. तो जस्ट आप देखते चलो कब कौन आ रहा है. The understanding of what groups organisms be included under these kingdom have been changing. ग्रुपिंग जैसे जैसे हो रहा था, नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे, उसको चेंज करते जा रहे थे. द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन understood differently by different scientists over the time. ओके, जिसमें इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सीक्वेंस में क्या आएगा बेटा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्नस्ट हैकल ने. ठीक है, थर्ड किंगडम कौन सा बना था? देखो, प्लांटी और एनिमेलिया में यू कांट डिस्टिंग्विश, फिर भी कहते हैं कि प्लांटी को पहले रखते हैं, एनिमेलिया, क्योंकि क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 तो लोग ही बेटा, एनिमेलिया. एंड देन थर्ड आया प्रोटिस्टा. सीक्वेंस देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस से. प्रोटिस्टा को किसने
क्लासिफाई किया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नस्ट हैकल ने 1880s में। ओके, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हु प्रपोज एडिंग अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड, this is question, unicellular microscopic organism and not multicellular largely macroscopic one. Unicellular microscopic organism यूकैरियोट्स। अभी यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों है, ठीक है। आपको आगे के नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, बट अनस्ट्रक्चर के टाइम में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मतलब सिंपली उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में से सारे यूनिसेलुलर को निकाल के एक किंगडम नया बना दिया। ओके बच्चा, क्लियर है? आई बात समझ में? ओके गुड। नेक्स्ट आएगा ऑब्वियसली थ्री के बाद क्या आ जाएगा, फोर किंगडम। तो फोर किंगडम में देखो मैं यहीं पे लिखती हूँ आपका सीक्वेंस। फोर किंगडम में फोर्थ किंगडम कौन सा है? फंजाई नहीं है, मोनेरा है। तो सिंपली कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे डिवाइड हुआ, मतलब कौन से किंगडम को डिवाइड किया उन्होंने फिर से फोर्थ में? प्रोटिस्टा को डिवाइड किया। किस बेसिस पे? यही यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को, देखो प्रोकैरियोट के आगे यूनिसेलुलर लगाने की नीड नहीं होती, प्रोकैरियोट का मतलब ही यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को यहाँ से निकाल लिया और किंगडम बना मोनेरा। इज इट क्लियर? फोर्थ नंबर। फिर प्लांटी में से निकल के आ जाएगा फंजाई, तो लास्ट किंगडम बना फंजाई। देखते हैं आगे। ओके, तो फोर्थ किंगडम कोपलैंड ने दिया था 1938। 1938, एक बार आप ईयर एक ही जगह लिख लेना। देखो 1880 एंड लिनियस का ईयर आपको ये इमेज में दिख रहा है 1758। 1758 से 1880 लगभग 130 साल के लगभग 120 साल के करीब हो गया। सिर्फ लीनियस का क्लासिफिकेशन चल रहा था और एरू गैरू ऐसे ही कुछ भी आता रह रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा स्टडी जो लोग टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो 1880s में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, देन 1938 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कोपलैंड ने दिया था, ये आप याद रखोगे। proposed a four kingdom classification moving the two prokaryotic group bacteria and blue green algae को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका मतलब है ये एल्गी जैसे लेकिन यूनिसेलुलर है। ओके, तो इनको एक कहाँ रख दिया गया? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, एल्गी जैसे मतलब फंक्शनल है ये प्रोकैरियोट बेटा। तो अगर प्रोकैरियोटिक एल्गी आपसे पूछा जाता है देन आंसर विल बी साइनोबैक्टीरिया और बीजीए। फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आए थे दैट आर साइनोबैक्टीरिया, और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो धरती पे आए थे वो थे आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया कहाँ गए बेटा? मोनेरा के अंदर। आर्कीबैक्टीरिया, अभी मोनेरा जब देखेंगे तो डिटेल में बात आएगी इनकी। ओके, तो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू अ सेपरेट किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट प्लांटी, सेकंड एनिमेलिया, थर्ड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फिर सेपरेट किसको निकाला गया? मोनेरा। क्लियर है? मोनेरा में बैक्टीरिया के साथ साथ आपके साइनोबैक्टीरिया भी है, बस इतना भी आप याद रखो। और दिस इज द किंगडम जिसमें सिक्स, मतलब थ्री डोमेन सिक्स किंगडम वाला क्लासिफिकेशन हुआ, तो मोनेरा को ब्रेक किया गया बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। मतलब एक हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, और एक हो गए मॉडर्न बैक्टीरिया। तो कहानी समझ में आ गई है?
Ma'am, whenever you start talking, there is a background noise like that. Okay. अभी भी आ रही है आवाज? अभी नहीं आ रही है? ओके, ठीक है. ओके, चलो अब जो हमें डिटेल में देखना है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय W.H. विटिकर. फिर आ रही है? देखो मैं जब लिख रही हूँ तब आ रही है क्या? ओके, पेंटेव से फ्रिक्शन का कुछ साउंड आ रहा होगा. अभी देखो. नहीं आ रही? ठीक है, चलो आएगी तो बताना. और अगर मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे. चलो ध्यान से देखो. W.H. विटेकर, अब फिफ्थ किंगडम आया. फिफ्थ किंगडम में उन्होंने क्या किया कि प्लांटी, अभी तक फंजाई कहाँ है? फंजाई को प्रॉपर लोकेशन नहीं मिली, तो फंजाई कहाँ है बेटा? प्लांट में. इसलिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन में आपको फंजाई प्लांट में दिखेगा. और ये लेट क्लासिफिकेशन आया 1969 में. Whitaker proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plant, and Animalia. First, second, third, fourth, and fifth. This is the basis of discovery, sequence of discovery of the kingdoms. Okay? और आप हायरार्की के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, fourth, and fifth. The main criteria for classification used by him, this is question, cell structure, body organization. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेटा समझो कि किस तरीके का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है. सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. ओके, तो इस तरीके से हायरार्की आ जाती है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ब्रॉडली यू कैन से कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है. रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. तो जिन स्ट्रक्चर्स को देख के कहा गया कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स और क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पे स्टडी करके क्लासिफाई करना चाहिए, वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे इंक्लूडेड है. ओके बच्चा, क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है. एमसीक्यू है कि विटेकर ने क्या क्या कैरेक्टर लिए थे फॉर देयर क्लासिफिकेशन. इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, फाइलोजेनेटिक बच्चों से छूट जाता है. इवोल्यूशनरी स्टडी को भी उन्होंने मेंशन किया था कि कौन किससे लिंक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. अब उन्होंने सिंपल सी कहानी छोटे छोटे से स्टार्ट की, अपना एक चार्ट बनाया. दैट इज ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. फर्स्ट, ठीक है. If they are prokaryotic, they all are included in a single kingdom, that is Monera. अभी ये all are single kingdom लिख बोला ना मैंने बेटा, इसका मतलब इसमें अभी भी चांस है क्लासिफाई होने का. अभी और कहाँ चांस है? प्रोटिस्टा में भी चांस है, क्योंकि दिस इज डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, इफ यूकैरियोटिक लाइक की जैसे आपने पढ़ा है ना, यस और नो और आगे बढ़ो. तो इफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है तो all organisms are Monera. If eukaryotic, then we have to classify again on the basis of unicellular or multicellular. If they are eukaryotic unicellular, अब ये फ्लो बन रहा है देखो, eukaryotic unicellular, it must be included into Protista.
देयर इज नो टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक प्लांट है, यूकैरियोटिक एनिमल है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई है, उसकी कोई बात नहीं हुई। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो डंप कर दिया सबने प्रोटिस्टा में। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर प्लांट भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आते हैं मल्टीसेलुलर। इफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट देन प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। इफ मल्टीसेलुलर, नाउ नेक्स्ट कॉमन फीचर इज विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। एंड यू नो विदाउट सेल वॉल होगा तो एनिमेलिया में आ जाएगा। अगर उसके पास उसके सेलुलर स्ट्रक्चर में सेल वॉल एब्सेंट होगा तो दैट ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू एनिमल्स। पढ़ा है हमने, सेल के कॉमन फीचर्स में देखा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस में। ऑल एनिमल सेल्स आर आउटर हैविंग आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ विद सेल वॉल, देन सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है ये स्टडी किया जाता है, या यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन को ले लिया इन्होंने। न्यूट्रिशन कंपोजिशन देखेंगे तो सेल वॉल में सेलुलोज है तो वो प्लांट हो जाएगा, काइटिन है तो वो फंजाई हो जाएगी। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोटोट्रॉपिक है मतलब ऑटोट्रॉपिक है तो प्लांट ही हो गया, एंड हेट्रोट्रॉपिक है तो फंजाई हो गया। तो आपको फाइनली 5 किंगडम मिल गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो गया। आई बात समझ में? एनी क्वेरी बेटा? एक बार देखो, खुद से देखो, फ्लो क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। बाकी स्टेटमेंट जो आ रहे थे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, कोपलैंड वाला लेना था आपको, हंस हैकल वाला ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो। अगेन एनसीईआरटी की ही लाइन है और इमेज मैंने ऐड किया हुआ है। द 3 डोमेन सिस्टम। ओके, 5 विटेकर के ऊपर जो डोमेन सिस्टम आ चुका है वो 1969 में था। दिस इज 1990 में दिया है कॉल वूज ने, जो अभी आप लोगों की बुक्स में नहीं आया, लेकिन हायरार्की में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, हायर क्लासेस में स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो 3 डोमेन। अब डोमेन में मैंने बताया आपको क्या क्या आ गया बेटा, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। दिस इज 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 डोमेन है और 6 किंगडम है बेटा। किसको क्लासिफाई किया किंगडम में? मोनेरा को क्लासिफाई किया। हैज बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। तो इन्होंने प्रोकैरियोट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डोमेन ही बना दिया पूरा अलग, बैक्टीरिया और आर्किया। ओके, आर्किया में सारे एंशिएंट बैक्टीरिया आ गए। जो अब देखो बैक्टीरिया बेटा ये एंशिएंट भले ही हो लेकिन अभी भी धरती पे है, आर्की बैक्टीरिया स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया मतलब मॉडिफाइड न्यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है मॉडर्न। ओके, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के टाइम में भी मैंने बताया था यू मीन्स न्यू मॉडर्न डेवलप। तो बैक्टीरिया में आ गए यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये डोमेन है, ये डोमेन से निकले हुए क्लासिफिकेशन किंगडम है। और ये आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया और आर्किया डोमेन हो गया। एंड थर्ड डोमेन इज यूकैरिया। तो बाकी सब यहीं पे आ गए। अब आप देखो पीछे के नॉलेज को लाओ यहाँ पे, प्रोटिस्टा यूकैरियोट था, यस। फंजाई यूकैरियोट है, यस। एनिमल यूकैरियोट है, यस। प्लांटी यूकैरियोट है, यस। तो सभी को एक डोमेन में रख दिया गया यूकैरिया। तो 3 डोमेन डायरेक्ट नेम पूछा जाएगा, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। 6 किंगडम, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा को रिप्लेस कर देना है आपको यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से, एंड देन सेम रहेगा प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा। ओके,
समझ में आ गई बात? सिक्स किंगडम ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। नाउ जो विटेकर का किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक सारे इसी के अंदर है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं बेटे। ओके, अब देखो इस टेबल में इधर जो कॉलम दिए हुए दैट इज किंगडम्स। विटेकर का है, WH विटेकर का है, कितने किंगडम है? 5। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया उन्होंने? 1969 में, याद होना चाहिए इतना। तो कैरेक्टर्स, फीचर्स किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? जैसे मैंने कई बार बोला कि अगर आपके पास बहुत सारी बॉल है तो आप उनको कैसे क्लासिफाई करोगे? या तो कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, क्वालिटी शेप सॉरी कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे। लाइट गई क्या? ओके, तो कैरेक्टर्स आ गए। फर्स्ट कैरेक्टर सेल टाइप, फिर सेल वॉल, फिर देखा उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या मेंशन किया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कैरेक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। इसमें से कोई कैरेक्टर ऐसा है क्या जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही हो? इज देयर एनी कैरेक्टर जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही हो? सब सेल चैप्टर से रिलेटेड है बेटा। सबकी मीनिंग समझ में आ रही है? चलो अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप मतलब वो सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो एक्सेप्ट मोनेरा, अभी हमने देखा 6 किंगडम में भी, और ऐसे भी हम समझ गए कि एक्सेप्ट मोनेरा ऑल आर यूकैरियोटिक। टेबल फिल करने को आता है फर्स्ट वाले लाइन में, तो रो में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सेल टाइप में मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, रेस्ट ऑल 4 आर द यूकैरियोटिक। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल आपको स्ट्रक्चर पता है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। अब्सेंट एक कॉलम आपका जो है एनिमेलिया वाला, उसमें आ जाएगा अब्सेंट। अब बात करते हैं प्रेजेंट होगा तो। बैक्टीरियल सेल वॉल प्रेजेंट पढ़ा है आपने? बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ा है। आप मुझे बताओ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? सबके आंसर आने चाहिए। बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा है ये चीज, और सेल चैप्टर में भी, सेल वॉल में भी पढ़ा हुआ है। नहीं आ रहा है ध्यान? पेप्टाइडोग्लाइकन याद आ रहा है? म्यूरिन लेयर, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पहले तो यही आंसर आना चाहिए, पेप्टाइडोग्लाइकन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरा कि पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलके बना होता है? सेल वॉल, मोनेरा की सेल वॉल किससे बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन से, करेक्ट। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना होता है? ये बायोमोलिक्यूल में दी गई इंफॉर्मेशन है, नैग एंड नैम से। नैग का फुल फॉर्म क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एंड नैम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आई थिंक अब याद आ गया होगा सबको। जिसे भी नहीं याद आया है वो अपने नोट्स में जाएगा और देखेगा।
तो नैग एंड नैम, ये तो आपको हाई लेवल तक इंफॉर्मेशन याद है, मतलब पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात इन्होंने क्या बोला कि नॉन सेलुलोजिक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्लांट में प्रेजेंट है और प्लांट सबसे ज्यादा है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इसके रेफरेंस में बोल रहे हैं नॉन सेलुलोजिक। किससे बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से। पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन की डिपोजिशन है, म्यूरिन की लेयर है और उससे बनी हुई सेल वॉल है बेटा। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैब, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। लिख दूं क्या मैं, चलो एक बार लिख, स्क्रीन विजिबल है ना। तो N म्यूरामिक एसिड, N-acetyl ग्लूकोसामिन, ये आपकी यहाँ पे हिडन इंफॉर्मेशन आएगी, आप पेंसिल से लिख सकते हो। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा। ओके, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट इन सम। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाई दिस इज सम, अपने भी दिमाग चलाओ बेटा, व्हाई इट इज सम, प्रेजेंट इन सम। इसका मतलब कुछ में नहीं होगा, ये मैं हिंट दे देती हूँ। तो व्हाई कुछ में नहीं होगा, देखो छोटी सी टेबल में चाहूँ तो 1-2 मिनट में खत्म हो जाए, बट ऐसे खत्म नहीं किया जाता है ना, समझा जाता है। व्हाई इन सम, माइकोप्लाज्मा, नहीं बेटा रुको अभी, और ब्रॉडली सोचो जरा। माइकोप्लाज्मा करेक्ट है, बट और ब्रॉडली सोचो। सम आर यूनिसेलुलर नहीं, ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा में ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। माइकोप्लाज्मा वैसे भी बेटा बैक्टीरिया में है, मोनेरा में है। चलो और बताओ। एनिमल सेल, यस करेक्ट, हमने बोला कि यहाँ पे डस्टबिन है। एनिमल, प्लांट, फंजाई सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए आपके प्रोटिस्टा में। तो जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमेलिया से आया होगा वो क्या होगा, सेल वॉल लेस होगा। सेल वॉल एब्सेंट इन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमेलिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमेलिया। इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेंसिल से आप लिखो अपने हिसाब से। देन फंजाई, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा सेल वॉल का होना, इसलिए तो वो प्लांटी में था जब तक कि फिफ्थ किंगडम को क्लासिफाई नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है तो वो प्लांटी हो गया, सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमेलिया हो गया। क्लोरोप्लास्ट है तो वो प्लांटी हो गया, क्लोरो मतलब तब क्लोरोप्लास्ट तो देखा नहीं गया, तो मतलब लाइक फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांटी है, नहीं कर रहा है तो आपका एनिमेलिया हो जाएगा। ओके, तो अब आपको पता है कि जो फंजाई है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसको बोलते हैं काइटिनस सेल वॉल। आज के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। नाउ टेल मी काइटिन इज मेड अप ऑफ व्हाट।
किसी को याद है? काइटिन, अच्छा मोनोमर क्या है काइटिन में, ये बताओ। करेक्ट है। कहाँ पे पढ़ा है? जब हमने अमाइड डेरिवेटिव ऑफ शुगर बताया था तब मैंने बताया था। यस बेटा करेक्ट है, एनेसेटाइल डी ग्लूकोसामीन या एनेसेटाइल ग्लूकोसामीन भी करेक्ट है। ठीक है, मोनोमर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास अमाइड ग्रुप तो ग्लूकोसामीन। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड तान्या। ये क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी बोला है तीनों चैप्टर को पैकअप करने के लिए, और आपका कहना है कि आपके पैकअप हो गए हैं। तो प्रेजेंट विथ काइटिन, प्रेजेंट होगा, ये एक फीचर हो गया। किसका बना हुआ है? काइटिन का। एंड काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन विच इज एन अमाइड डेरिवेटिव। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बायोमोलिक्यूल से याद होनी चाहिए। जिसको भी नहीं याद आ रही है वो बिल्कुल भी घबराएगा नहीं बेटा। दिस इज द लिंकिंग, मैं लिंक कराती हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टफ होगा। अगर आप सीक्वेंस से ये सेकंड चैप्टर की तरफ पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती कि व्हाट इज काइटिन, बट यू ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू कि काइटिन इज अ पॉलीमर। पॉलीसैकेराइड में पढ़ा है आपने और एमाइड पॉलीमर में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट है प्लांटी मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब बताओ, सेलुलोज तो सबको याद होना चाहिए। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ व्हाट? सेलुलोज किसका पॉलीमर है बेटा? ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज में भी बीटा डी ग्लूकोज का है। और मैंने एक क्वेश्चन वहां पे बताया था कि बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन कैटल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कैटल में वो डाइजेस्ट होता है। ओके, बीटा डी ग्लूकोज, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा व्हाट इज सेलोबायोस? व्हाट इज सेलोबायोस? एंड एनिमल के केस में तो सेल वॉल एब्सेंट है तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं। आउटर बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलोबायोस इज टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेलुलोज का डाइसैकेराइड टू ग्लूकोज। यस बेटा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक क्लियर। हम थोड़ा क्लीन करते हैं। आपकी भी पेंसिल बेटा इस तरीके से टेबल में आप इंफॉर्मेशन को ऐसे झिलमी झिलमी नहीं लिखोगे, ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइन खींचो और कुछ आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखो। ओके, जो इस बॉक्स में आ सकते हैं वो यहाँ लिखो, अदरवाइज ऐसे सेपरेट एक अच्छे से सुंदर सा नोट्स बनाते हैं हमेशा वन डायरेक्शन में लिख के। चलो नेक्स्ट फीचर, तो सेल टाइप हो गया, सेल वॉल हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होंगे बेटा तो आपको सॉल्व होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये तो हमारे सारे बच्चे बताते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होती है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होगी? सभी रिप्लाई करो। प्रोकैरियोट, वेरी गुड। तो प्रोकैरियोट में लिख देते हैं एब्सेंट। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल के मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही होगी। तो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द membrane between which separate the cytoplasm from the nucleoplasm. Okay, fourth, body organization. Body organization means कि it is
लाइक कि हायरार्की में बॉडी सेल आने के बाद कितना हायरार्की तक गया है, क्या सेल आपस में मिली हुई है या एक सिंगल सेल है। ओके, तो बैक्टीरिया वगैरह कैसे होते हैं, कॉलोनी में ग्रो करते हैं, तो उनको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा भी क्या है, कॉलोनी में रह सकता है, सिंगल सेल भी रह सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर सेलुलर सिर्फ सेल है ये, तभी तो ये दोनों ही क्या है, यूनिसेल्ड है। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, यूनिसेल, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, यूनिसेल प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल यूकैरियोटिक। रेस्ट ऑल थ्री आर मल्टी सेल, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। इसके ट्रिक वगैरह पे मत जाना, कभी नहीं जाना है ट्रिक पे, जब तक हम जहाँ पे ट्रिक देंगे बस उतनी ट्रिक। इसमें क्या ट्रिक याद करना है बेटा, सेल नहीं पता है आपको कि सेल वॉल नहीं पता है, क्यों जाना है ट्रिक में। नेक कट फुल फॉर्म का ट्रिक पड़ा है, इस टेबल को याद करने की ट्रिक पड़ी है, तो वो सब देखना नहीं है आपको। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे मल्टी सेलुलर आया, मल्टी सेलुलर में पॉसिबिलिटी है कि वो या तो टिश्यू लेवल का होगा, टिश्यू सिस्टम लेवल का हो सकता है, ऑर्गन लेवल का हो सकता है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको दोनों ही जगह हायरार्की दिखेगा, जिसमें आप फंजाई को लेते हो एकदम थैलोफाइटा में आते हैं तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन कोई ऐसा इरेक्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जैसे आपने मशरूम खाया होगा, मशरूम सुना होगा, मशरूम इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ फंजाई, ठीक है, बेसिडियोस्पोर में आता है, खैर करेंगे बात बाद में। तो मल्टी सेलर है, अब वो कितना फ्लैशी सा एकदम सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो उसकी वो पूरी हाइफी की कॉलोनी है, हाइफी है, कई सारे फंजाई की हाइफी मिलके एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जो आप एडिबल पार्ट की तरह यूज करते हो। तो मल्टी सेलुलर बट हैविंग लूज टिश्यू काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लांटी आ गया भाई, प्लांटी में तो फिर से पूरे रेंज है, टिश्यू तो हो गई क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू हो जाएगा, एंड टिश्यू के बाद वो टिश्यू सिस्टम वाला हो सकता है, विदाउट रूट शूट सिस्टम के ब्रायोफाइटा, एल्गी हो सकती है, थैलस हो सकता है, तो एवरीवेयर देयर इज टिश्यू। और आगे आके अगर वो लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ब्रांच, रूट, इन सब में क्लासिफाई हो रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उस केस में क्या हो गया बेटा, वो ऑर्गन। ये गलत है एक्चुअली, प्लांट में टिश्यू सिस्टम होता है, प्लांट में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, प्लांट इज टिश्यू सिस्टम। बट अपने लिए एनसीईआरटी का गीता कुरान बाइबल है, तो जस्ट आप इसको ध्यान रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल फिर से वही पोरीफेरा से लेके आप कॉर्डेटा तक पढ़ डालो एनिमल, तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है, फिर सिस्टम आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉडी किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, ओके, यूनिसेलुलर होगा तो प्रोटिस्टा में आ जाएगा, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमेलिया का भी। बट मल्टी सेलुलर आया तो फंजाई में लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन लेवल, सिस्टम नहीं आएगा, ठीक है, और फिर एनिमेलिया में आ जाएगा तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पूरा कंप्लीट। इज इट क्लियर। अब आता है महासमुंदर वाला टॉपिक, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में आप पढ़ोगे ढेर सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर आप देखो इस पूरे में सबसे ज्यादा यूबिक्विटस या सर्वव्यापी आप किस किंगडम को बोलते हो, मोनेरा, जो कि कहीं पे भी आपको दिख सकता है, इमोर्टल मोनेरा, डेथ कभी नहीं होगी मोनेरा, ठीक है। डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नेचुरली बाइनरी फ्यूजन करते हैं और पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सब मोनेरा के फीचर्स हैं। और इनका जो यूबिक्विटस होना है, इनका जो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी में छुपा हुआ है बेटा कि अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरीके के न्यूट्रिटिव एडॉप्शन, देखो कोई कहीं पे भी सरवाइव करे उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो न्यूट्रिशन तो लेगा ही लेगा, समझो। तो जब न्यूट्रिशन लेगा ही लेगा तो जितने टाइप के न्यूट्रिशन है वो सब यहाँ पे डाल दो। अब देखो क्या क्या है, ऑटोट्रॉफिक,
ऑटोट्रॉफिक में फिर दो बात आ जाती है कि या तो केमिकल को लेके फूड बना रहा हो या तो लाइट को यूज करके फूड बना रहा हो। तो केमोसिंथेटिक मतलब यूजिंग केमिकल्स, फोटोसिंथेटिक यूजिंग फोटोन मीन्स होता है लाइट, लाइट केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बना रहा है। ऑटोट्रॉफिक केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, लाइट को यूज करके फूड बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। एम आई क्लियर विद दैट? आपको समझ में आ गई मेरी बात? एक एक ऑप्शन देखो बहुत आराम से, कहीं भाग के नहीं जाना है। नाउ भाई ऑटोट्रॉफिक कंडीशन नहीं है, उसको फूड बना नहीं सकता लेकिन जिंदा रहना है, फूड पे डिपेंडेंट है वो, तो कंडीशन क्या हो गई? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में फिर से दो है कि या तो वो जिसकी बॉडी में है उसको हार्म करे, किसी के बॉडी पे यूज करे, या तो ये बाहर से डिकम्पोजर कर रहा है तो बाहर से फूड ले रहा है विदाउट बॉडी में एंटर किए, तो बाहर से ले रहा है तो क्या हो गया बेटा? सैप्रोफिटिक हो गया। एंड जब अंदर हार्मफुल है तो पैरासिटिक हो गया। आप जनरल लैंग्वेज में यूज करते हो पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है, पैरासाइट्स, एंटी पैरासाइटिस, इस तरीके के टर्म आपने यूज किए होंगे। तो यू कैन सी हियर अ रेंज ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अगेन यूनिसेलुलर यूकैरियोट के फंजाई है, प्लांटी है, एनिमलिया। तो प्रोटिस्टा में आने के पहले अपन फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी का देख लेते हैं, उसी को आप एक साथ इधर लिख दो। तो फंजाई, क्या फंजाई ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं। क्या एनिमेलिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं। पूरे किंगडम में ऑटोट्रॉफिक कौन कौन है? प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, ठीक है। विदाउट एक्सेप्शन ऑटोट्रॉफिक कौन है? प्लांटी। सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सुनो अब ध्यान से हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक प्लांटी जो आ गए प्रोटिस्टा में, यूनिसेलर प्लांटी यहाँ पे होंगे, वो कैसा शो करेंगे न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक। आई बात समझ में? इसके अलावा क्या बचता है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में एक ऐसा है कि बाहर एंजाइम सिक्रेट करो और डाइजेस्ट करो। जैसे आपने एड देखा होगा रिंग गार्ड का, दांत खाज खुजली वाला, ठीक है। तो आप कैसा देखते हो कि स्किन के ऊपर वो अपीयरेंस शो करता है, स्किन के ऊपर इस तरीके का अपीयरेंस शो करेगा। और इसको अगर कहीं लाइव देखे होगे तो यू कैन सी कि ये थोड़ा सा पाउडरी होता है, डैमेज की हुई सेल्स होती हैं आपके स्किन की। तो वो कैसे हो रही है? जो फंगस है वो एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं और बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं विदाउट इंजेस्टिव, विदाउट इंजेशन। हम लोग कैसे करते हैं? हम पहले फूड को लेते हैं, तोड़ते हैं, मिलाते हैं, स्वाद चखते हैं और उसके बाद इंजेस्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, देन डाइजेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सैप्रोफिटिक एंड इंजेस्टिव। ओके, अगर तुम लोग को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो, ये छोटी क्लास से पढ़ के आए होगे, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो हम एक चार्ट दे देंगे तुम्हें इसका, बट अभी ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए जहाँ पे। इंसेक्टिवोरस नाइट्रोजन के लिए लेते हैं बेटा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नाइट्रोजन की सप्लाई उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो प्रोटीन प्रोटीन उनको कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट से। इंसेक्ट में होता है एक्सोस्केलेटन काइटिनस का बना हुआ, काइटिन में फिर से अमाइड आ गया, तो वो वहां से उनको नाइट्रोजन की सप्लाई मिल जाती। चलो अभी ध्यान से देखो, तो हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक सारे कहाँ हैं? प्लांटी में। तो यहां से आपको आया ऑटोट्रॉफिक फोटोसिस्टम, मतलब फोटोसिंथेटिक होंगे ऑटोट्रॉफिक में। क्लियर है? कहानी खत्म। एंड फिर आपको ये दिख रहा है हेट्रोट्रॉफिक, ये दिख रहा है हेट्रोट्रॉफिक। तो यूनिसेलुलर फंजाई आएगा तो भी वो हेट्रोट्रॉफिक होगा, यूनिसेलुलर एनिमेलिया आएगा तो भी वो हेट्रोट्रॉफिक होगा।
लेकिन जब आप हेट्रोट्रॉफिक के अंदर जाते हो तो फिर से आपको क्लासिफिकेशन मिलता है सेप्रोफिटिक, जो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, एंजाइम्स बाहर रिलीज करेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, मोनोमर्स बनाएंगे। एंड होलोजोइक, होलोजोइक वर्ड याद रखना, दिस इज इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन होगा, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक में ही इंजेशन होगा, पहले फूड का इंटेक देन डाइजेशन। तो होलोजोइक हो गया आपका इंजेस्टिव से रिलेटेड, एंड सेप्रोफाइटिक मतलब तो फूड नहीं बना रहा है, फूड को फिनिश कर रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो फंजाई में भी पैरासिटिक होते हैं बेटा, पैरासाइट की तरह रह रहे हैं, दूसरे बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज पैरासिटिक। ओके, समझ में आ गई? प्लांट हो गया, एनिमेलिया आ गया, सारे वर्ड क्लियर हैं, ये टेबल क्लियर है आपको? मार्किंग हो गई आपकी एनसीईआरटी में। आज का होमवर्क है, इस टेबल की इंफॉर्मेशन जो भी आपने मार्किंग की है उसकी फोटो लो और हमें सेंड करो, हमें सेंड करोगे पर्सनली। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देख रहे थे, फिर से एनसीईआरटी है बेटा। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. कुछ तो ड्रॉबैक होंगे, कुछ कंसीडर किया होगा, वो सारी चीजों को हमें देखना होगा। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, BGA, fungi, mosses, fern, mosses मतलब ब्रायोफाइटा के लोअर, फर्न तो ये सब प्लांट में आ रहा है बेटा, यहाँ से मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। और फंजाई अभी अलग नहीं किया गया, तो फंजाई भी कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे। बैक्टीरिया ये कब दे रहा है, अर्लियर, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको एक ही किंगडम में रख दिया गया, दैट इज द प्लांटिंग। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया, देखो बेटा, सेल वॉल एब्सेंट आपने कहाँ देखा था, एनिमेलिया में। तो इन सब के बीच में एक सिमिलरिटी है कि ये दे ऑल आर पोजेस सेल वॉल, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, सभी के पास क्या है, सेल वॉल। इसलिए सबको प्लेस कहाँ पे कर दिया गया था, प्लांटी में। Displays together groups which widely differed in other characteristics, लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया तो एक कैरेक्टरिस्टिक दो मिल रहे थे, लेकिन बहुत सारे आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपने देखा पूरा चार्ट, उस पर कंपैरिजन ही नहीं किया गया। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल वॉल के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कैरेक्टर्स नहीं देखे गए, सिर्फ ये देखा गया कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो सबको प्लांटी में डाल दिया। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. तो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कहाँ आ गए, यूकैरियोटिक में आ गए। ओके, ये प्रोटिस्टा तक भी तुम इसको कंटिन्यू समझ सकते हो, जब तक मोनेरा नहीं बना तब तक की कहानी है। इट ऑल्सो ग्रुप टूगेदर, और ड्रॉबैक हो गया, ये सब ड्रॉबैक है बेटा, देखो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, it also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example Chlamydomonas, it is green algae. ठीक है, वर स्पायरोगैरा वर प्लेस टूगेदर अंडर एल्गी, स्पायरोगैरा भी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरल शेप की है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दिक्कत क्या आई, ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है तो इसको कायदे से कहाँ होना चाहिए,
प्रोटिस्टा में होना चाहिए, बट ये एल्गी में है। तो दो एग्जाम्पल आए बेटा, अंडरलाइन करना, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। दोनों एग्जाम्पल आपको प्लांट किंगडम में आएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म भी पढ़ने हैं आपको क्लोरोफाइसी के अंदर। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, कौन कौन है, फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, क्योंकि फंजाई को कहाँ रखा गया था, प्लांटी में, तो ड्रॉबैक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप को ऑटोट्रॉफिक के अंदर रखा गया है। Though they also show a characteristics difference in their cell wall composition. The fungi had a chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. सेलुलोज कॉमन है बेटा, उसके बाद तो हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सुबरिन, लिग्निन, ये सब होता है वहां पे। But universal cell wall composition of plantae is cellulose. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. फंगी भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, मैंने अपने क्लास के टाइम से ही फंजाई पढ़ा हुआ है, तो मैं फंजाई बोलती बेटा। all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryote organisms were placed in the kingdom Protista. छोटी छोटी बातें हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हो गया, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, बताया मैंने अभी, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, तो क्लोरेला सिंगल, क्लोरेला भी क्या है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी अभी गलत प्लेस्ड है यहाँ पे, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, फॉर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, तो प्रोटिस्टा क्या हो गया बेटा, एक तरीके से डस्टबिन हो गया। अभी आप स्टार मार्क अभी लगा लेना कि एनसीईआरटी में क्लोरेला जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया, होनी चाहिए मोनेरा में, ये क्वेश्चन आया था एक बार। ओके, स्पाइरुलिना और क्लोरेला का आता है कुछ, चलो एल्गी पढ़ाएंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. Obviously पैरामीशियम और अमीबा कहाँ गए होंगे बेटा, एनिमेलिया में गए होंगे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला कहाँ गए थे, प्लांटी में गए थे, तो ये अलग अलग थे प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, लेकिन लेटर जब प्रोटिस्टा बना तो ये एक ग्रुप में आ गए। Okay, this happened because the criteria for classification changed. Criteria, classification के criteria को change कर दिया गया, तो grouping change हो गई। Okay बच्चा, this kind of changes will take place in future too. आगे भी हो सकता है इस तरीके के कोई चेंज हो, जिसकी पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि एक तो आपके इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनेरा क्लासिफाई हुआ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में, और स्टिल देयर इज चांस कि प्रोटिस्टा को फिर से क्लासिफाई कर दिया जाए तो कुछ और किंगडम बन जाए, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अरे बेटा ये सब कुछ नहीं है, देखो जैसे आप अपने कबर्ड को अरेंज करते हो या अपने स्टडी को टेबल को अरेंज करते हो, तो आप रोटेट करते रहते हो ना, आप देखते हो कि किस चीज के अकॉर्डिंग आपको कहीं बाहर बहुत टाइम तक नहीं जाना है, तो आप नए कपड़े को अलग कर देते हो, एकदम बाहर वाले कपड़े अलग कर दिया, पार्टी वाले कपड़े कोई खोलता ही नहीं है, सालों पड़े रहते हैं, ठीक है, लहंगा वगैरह लेडीज के बन जाते हैं, एक एक लहंगा एक एक प्रोग्राम में, एक दो प्रोग्राम में यूज हुआ होगा और वो अलग है। तो क्राइटेरिया, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कवर्ड को भी रोटेट करते हो। आप स्टडी टेबल पे आप क्या पढ़ रहे हो, 10th का मटेरियल पढ़ रहे हो, 11th का पढ़ रहे हो, 12th का पढ़ रहे हो, नीट का पढ़ रहे हो, तो एक बच्चा जो आपके लेवल पे होगा, जो नॉर्मल 11th कर रहा होगा, उसके पास अलग कंटेंट दिखेगा, आपके टेबल पे अलग कंटेंट दिखेगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हो, आगे क्या नॉलेज अप्लाई करते हो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप कंपेयर करते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर इन गिवन किंगडम में फिर से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यही ये पैराग्राफ कह रहा है। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कुछ मॉडिफिकेशन आया तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है ऐड हो जाए।
अब यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया हुआ है तो इसलिए बच्चे फाइलोजेनेटिक को उड़ा देते हैं। वो विटेकर ने ले लिया पहले ही, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कोई नई फाइंडिंग आएगी तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। Now, over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. Okay, clear है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम समरी देखें तो गिवन बाय R.H. विटेकर 1969, ब्रॉडली बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। कॉम्प्लेक्सिटी ब्रॉडली लिखा है, मतलब 3 मेन क्राइटेरिया इसके क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, मतलब सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो पहले क्राइटेरिया से आपको एक किंगडम मिल जाता है, फर्स्ट लोवेस्ट किंगडम, ठीक है, मोनेरा। रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोट, जो चार्ट में बना था उसी का लिखा हुआ है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये यहाँ पे बना आपका यूकैरियोट कॉमन आ गया ऊपर से, और यूनिसेलुलर है तो किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई कर दिया गया। ऑटोट्रॉफिक प्लांटी, हेट्रोट्रॉफिक एनिमेलिया, सेप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक फंजाई। कुछ एनिमेलिया एनिमल्स भी होते हैं बेटा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं, आपने टेबल में भी देखा था। इज इट क्लियर? Now in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification. 5 kingdom को ही पढ़ना है आपको। The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms, respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and 4. Okay, अब कल हम लोग देखेंगे मोनेरा को। Now मैं आपको थोड़ा सा सेल वाला रिवाइज करा देती हूँ, डीएनए और क्रोमोसोम वाला। ओके बेटा, मोनेरा भी स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। जनरल फीचर्स क्लासिफिकेशन इसको आप अपने माइंड में रखो, 10 मिनट का टाइम है। हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्रोमोसोम नंबर और डीएनए। हाँ बेटा, देखते हैं उसको। और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। इज इट विजिबल? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ओके बेटा, अभी बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Meiotic stage, number of chromosomes per cell, number of DNA molecules और chromatid per cell। एग्जाम्पल किसको लिया है? ह्यूमन का ही लिया है। तो प्रोफेज 1 में 46 क्रोमोसोम करेक्ट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? डबल है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्विवेलेंट टू टू क्रोमोसोम। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बेटा? 92।
मेटाफेज 1 में 46, अमाउंट ऑफ डीएनए 92। एनाफेज में देखो 2C यहाँ पे रहेगा ना, एक मिनट मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, 2C यहाँ रहेगा बेटा, 4C यहाँ पे रहेगा, रेप्लिकेशन के बाद का स्टेज है 2C। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है 4C, मतलब डिप्लॉयड का क्रोमोसोम नंबर ये चल रहा है, एंड जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज 4C, इसलिए आप उसको 922 कह सकते हो। एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। हाँ जाना, देखो यहाँ ध्यान से सुनो। एनाफेज 1 क्या कह रहा था कि प्रोफेज 1 के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स इस तरीके से अटैच्ड है और होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड है। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, इधर से जो न्यूक्लियर अपरेटस बन रहा है, इधर से जो फाइबर आ रहे हैं सेंट्रियो से, उसने एक क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर प्लेट से ही अटैच्ड हुआ है, वो एक इधर से अटैच्ड हुआ है, तो दो होमोलोगस पेयर के वन साइड से वो अटैच्ड हो गया, होमोलोगस पेयर है ये, तो एक एक साइड से अटैच्ड हुआ है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कर दे, 20 से इसको नहीं तोड़ सकता। 20 से कब टूटता है क्रोमोसोम, जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे ऐसे ऐसे आके अटैच्ड हो जाता है। अब ये पुल करेगा, तो इस साइड पुल करने से इस साइड पुल करने से स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। आई बात समझ में? तो एनाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पे, जब मेटाफेज इक्वी डिस्टेंस टू इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाता है, उसके पास एनाफेज के स्पिंडल फाइबर्स जो उसको वहां पे इक्वेटोरियल प्लेट पे लाए थे, उसको पुल करने लगते हैं। पुल करेंगे तो क्योंकि एक ही साइड कैनेटोकोर से एक साइड का सेंट्रियोल ने अटैच किया है, इसलिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। होता क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, ओके। अब सेपरेशन हो गया है, अभी टेलोफेज तो आया नहीं है, तो 46 एंड 92 अभी भी स्थिति वही है। देन टेलोफेज 1 46 92। अब एंड ऑफ मियोसिस साइटोकाइनेसिस के बाद, ये देखो ये थोड़े हायर बुक्स के हैं, तो टेलोफेज में नहीं दिखाएगा आपको, साइटोकाइनेसिस के बाद दिखाएगा 23 क्रोमोसोम, क्योंकि एन आ गया इधर। तो ये जो क्रोमोसोम आपका सेपरेट हुआ था, वो एक साइड जाके एक सेल में कन्वर्ट हो गया, ये एक साइड जाके एक सेल का पार्ट बन गया। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में 23 क्रोमोसोम हो गया, ये अपने आप में 23 क्रोमोसोम हो गया, तो हैप्लॉइड स्टेज आ गई। बट स्टिल जो डीएनए है वो डबल है, तो डीएनए डबल है, तो 23 होने के बावजूद भी वो दो क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C, 46 हो गया। ये हाफ हुआ है, ये हाफ नहीं हुआ है, ये हाफ हुआ है, इसलिए ये हाफ हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 मियोसिस 2 में दिखा रहा है क्या होगा, 23 46 23 46, वाई शोज 46 हियर, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और वो डॉटर क्रोमोसोम बनाएंगे, तो एक क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम में सेपरेट हो गया। आई बात समझ में? या दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वही फ्यूचर क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो वो क्या हो गया बेटा 46। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए क्योंकि पूरी सेल में ही अभी 46 है, इसलिए यहाँ 46 लिखा है। टेलोफेज, ओके ध्यान से देखो, अब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, लेकिन स्टिल वो एक सेल के अंदर है, एक सेल के अंदर है, तो अभी भी वो क्या है 46 क्रोमोसोम, और क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं बेटा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी 46 इक्वल टू 46 हो गया। देन टेलोफेज 2 के एंड में क्या हो रहा है, 46 46 अभी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारी चीजों का बनना हो रहा है, बट एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस इट इज 23 23। तो हर यहाँ पे दो सेल पार्टिसिपेट की थी, ठीक है, तो दो सेल, हर एक सेल दो सेल बनाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी 4 सेल। आई बात समझ में? पहले मियोसिस वन के रिजल्टेंट आपको दो सेल मिली थी, ये दोनों सेल गई मियोसिस 2 के लिए, तो एक सेल से दो सेल मिल रही है 23 23 सिस्टोक्रोमेटिड जो डॉटर क्रोमोसोम बने उसकी वजह से।
तो क्रोमोसोमल नंबर हाफ तो एनाफेज 1 में ही हो गया था, या आप कह सकते हो कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। ओके बेटा, एंड सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स कब हुए? एनाफेज 2 में हुआ, और पूरा साइटोकाइनेसिस के बाद आपको अलग अलग दिख रहा है, दैट इज 23 तो रिजल्टेंट आपको सारी चारों सेल क्या मिल जाती है? हैप्लॉइड। 2n से स्टार्ट हुए एंड 4 हैप्लॉइड पे एंड हो गया, 4 नंबर ऑफ सेल्स। इतनी बात क्लियर है सबको? यहाँ पे कुछ रूल दिए हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये रूल? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू काउंट द नंबर ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर। सिंपल सी बात, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल काउंट द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड आप बोल रहे हो, इसका मतलब डीएनए मॉलिक्यूल 2 है। ओके, और जब सिस्टर क्रोमेटिड आमने सामने आ जाती है, जुड़ी रहती है सेंट्रोमियर से, दिस इज डायड। ओके, एंड जब होमोलोगस पेयर के डायड आमने सामने आते हैं तो उसको आप बोलते हो बाइवेलेंट टेट्राड। अब देखो, हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हुए, उसको हम देख लेते हैं। सोइनी, तुम्हारे वाले का हम आंसर फिर करते हैं। देखो, हमने बोला रिप्रोडक्शन वाले को थोड़ा अभी साइड में रखो। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो, अ सेल हैज 32 क्रोमोसोम्स, इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस। सेल के पास है 32, मतलब गिवन है ये कि डिप्लॉयड कंडीशन है, माइटोटिक डिवीजन होने वाला है। क्लियर? और सोमा सेल होगा ये। अगर आप ह्यूमन की बात करते हो तो सोमा सेल्स होंगे। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग मेटाफेज? व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज? मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 32 ही रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेटाफेज तो अभी, ये तो क्रोमोसोम नंबर में कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं ना मेटाफेज तक। क्रोमोसोम ऐसे ही खड़ा रहेंगे, आगे इक्वेटर पे सब अरेंज रहेंगे। माइटोसिस में, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मेटाफेज तक तो कोई क्रोमोसोम में कोई चेंज है नहीं। तो ड्यूरिंग मेटाफेज व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट? डीएनए कंटेंट 2C था, अभी डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज पूछ रहा है। एनाफेज में आपने कंटेंट क्या देख रहे हो? 4C। ओके, सेल का स्पेसिफाई नहीं किया है तो आंसर हो जाएगा 4C। अब जब एनाफेज पूछ देता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता ही, हर बार आता है बेटा। एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, आप सिस्टर क्रोमेटिड देखोगे तो एनाफेज इज ट्रांजिशन फेज विद टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, बट एक सेल के अंदर ही है अभी, इसलिए आप उसको 4C लेके जाओ। देखो यहाँ पे, देखो, अगर ये जस्ट सपोज ये माइटोसिस, मियोसिस 2 इज एज अ माइटोसिस, ये ध्यान है आपको, मियोसिस 2 माइटोसिस इक्विवेलेंट है, तो एनाफेज में देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ डीएनए, स्टिल 4C ही चलेगा। ओके, द जीनोम ऑफ ओनियन हैज 8 क्रोमोसोम, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, उसमें मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, 16 की जगह 8 कर दिया। 8 क्रोमोसोम इन अ रूट टिप सेल। रूट टिप सेल, अब इतना पता है बेटा, ये जर्म सेल नहीं है। देखो, अभी मैंने प्लांट पढ़ाया नहीं है, बट इतना तुम्हें पता है कि जर्म सेल मतलब फ्लावर में प्रेजेंट, रूट टिप सेल मतलब सोमा सेल होगी प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो डिप्लॉयड होगी। अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड कहाँ है, तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इनर रूट टिप सेल्स अंडरगोइंग एनाफेज, तो कौन सा डिवीजन होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल होगी रूट टिप पे, डिवीजन होगा माइटोसिस या माइटोटिक। ओके, अंडरगोइंग एनाफेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी, एनाफेज में फिर से 4C। ओके बेटा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 8 ही रहेगा, नहीं, हैज 8 क्रोमोसोम, n इज इक्वल टू 8, तो डबल हो जाएगा 16। आगे आपका जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दिया उसी पे आ गया, माइटोसिस सेल का दिया हुआ है रूट। नहीं बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C। सिस्टर क्रोमेटिड आपको पूछेगा तो आप बोलोगे 32 सिस्टर क्रोमेटिड,
Is it clear? What will be the DNA amount in meiotic 2 product if DNA is 20 picogram? Picogram is just a unit in myocyte at G2 stage. What will be the amount of DNA in meiosis 2 product if myocyte contain 30 picogram DNA? Picogram is just like a एक अमाउंट ऑफ डीएनए दिया, उससे आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट देखो कि वहां पे कितना है. चलिए पिकोग्राम वाला आप अभी डालने दो. 1 पिकोग्राम 1 डीएनए ऐसे आएगा, उसको आप अभी अप्लाई मत करो. अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ. यहाँ तक समझ में आया क्या तुम लोग को? चलो टाइम हो गया, मैं एक बार इवनिंग में देखती हूँ तो 15-20 मिनट का लेक्चर असाइन कर लूंगी. पहले मैं चेक कर लेती हूँ मैंने पेपर में इसके अलावा कोई क्वेश्चंस दिए हैं क्या. तो पेपर में दिए होंगे तो आज ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आप पेपर की तैयारी करो. ओके, इवनिंग में ले. इतना जितना बताया ये समझ में आ गया? अभी लेट चलेगा? अगली क्लास कितने बजे है? तुम लोग को सेंटर आना होता है ना बेटा? हाँ लेकिन सेंटर आना होता है ना, कुछ बच्चे दूर से भी आते हैं. अभी नहीं लेते हैं, इवनिंग में ले लेंगे. चलो ठीक है, इसको रिवाइज करो आप. ये जो मैंने चार्ट दिया ना, इसको एक बार आप देखो. फिर हम इवनिंग में कुछ आपके जो क्वेश्चन सोइनी वगैरह ने सेंड किया उसको लेके एक पीपीटी बना के आपकी एक अच्छे से क्लास ले लेंगे. चलो ठीक, बाय बाय.